जय श्री श्याम स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा राजस्थान कंपटीशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज स्टूडेंट्स आज हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो भर्ती आई है उसकी पहली क्लास ले रहे हैं। तो उस क्लास में जो राजस्थान का इतिहास एवं कला एवं संस्कृति है इससे संबंधित टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान की ऐतिहासिक घटनाएं। अब राजस्थान की में जो ऐतिहासिक घटनाएं घटित हुई उनमें सर्वप्रथम हम राजवंश से स्टार्ट करेंगे कि एक एक राजवंश को पढ़ेंगे, राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत वगैरह इनको पढ़ेंगे। तो राजपूत काल कब से कब तक रहा? 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के काल को क्या कहा जाता है? राजपूत काल कहा जाता है। शुरुआत में लगभग 321 से 184 ईस्वी तक जो राजस्थान है ये किसके राजस्थान का जो ये क्षेत्र है ये किसके अंतर्गत आया? मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आता था। और प्राचीन काल में जो मालवा थे तो मालवों की शक्ति का प्रमुख केंद्र भी जयपुर के आसपास था। मौर्य काल में राजस्थान किसका हिस्सा था? अपर जनपद का हिस्सा था। किसका? अपर जनपद का हिस्सा था। लेकिन कुछ समय बाद समय व्यतीत होता गया और जो पुष्यभूति वंश का शासक था हर्षवर्धन, उसकी मृत्यु हुई थी लगभग 647 ईस्वी में। तो 647 ईस्वी से मतलब 647 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक जब कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलामों ने दिल्ली पर अधिकार किया था तो उस समय को कहा जाता है राजपूत काल। मतलब 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक के काल को क्या कहा जाता है? राजपूत काल कहा जाता है। और जो ये राजपूत जो शब्द है, राजपूत शब्द है वो राजपुत्र शब्द का विकृत रूप है। मतलब शुरुआत में राजपुत्र कहा जाता था और राजपुत्र से मतलब राजा का बेटा, धीरे धीरे राजपुत्र से धीरे धीरे क्या हो गया? इस शब्द को विकृत होते हुए होते राजपूत हो गया। और राजपूत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब से चालू हुआ था? 7वीं शताब्दी से ही राजपूत शब्द का उल्लेख मिलता है। वैदिक काल में मुसलमानों ने जब आक्रमण किया था उससे पहले यहाँ के जो शासक थे उनको क्या कहा जाता था? क्षत्रिय कहा जाता था। मुसलमानों के आक्रमण से पूर्व यहाँ के शासकों को क्या कहा जाता था? क्षत्रिय कहा जाता था। बाद में यहाँ के शासकों के लिए धीरे धीरे राजपूत शब्द का प्रयोग किया जाने लगा और धीरे धीरे इस राजपूत शब्द का प्रयोग जाति के लिए किया जाने लगा। फिर राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत। तो राजपूतों की जो उत्पत्ति है उससे संबंधित कई सिद्धांत दिए गए। उनमें जो सिद्धांत देने वाले थे उनमें सर्वप्रथम चंद्रबरदाई। तो चंद्रबरदाई ने क्या सिद्धांत दिया था? चंद्रबरदाई ने सिद्धांत दिया था कि जो महर्षि वशिष्ठ थे उन्होंने आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया था और उस यज्ञ में से 4 जातियां उत्पन्न हुई। कितनी जातियां उत्पन्न हुई? 4 जातियां उत्पन्न हुई। और 4 जाति कौन कौन सी थी? परमार, प्रतिहार, चौहान और चालुक्य। और इन चालुक्यों को सोलंकी भी कहा जाता था। तो चंद्रबरदाई ने कहा कि ये 4 जातियां आबू पर्वत पर जो यज्ञ किया महर्षि वशिष्ठ ने, तो वशिष्ठ के यज्ञ से उत्पन्न हुई और इस यज्ञ से उत्पन्न होने के कारण राजपूतों को कौन सा वंशीय कहा जाने लगा? अग्निवंशीय कहा जाने लगा। लेकिन बहुतों ने इस सिद्धांत को नहीं स्वीकारा। लेकिन चंद्रबरदाई ने कौन सा सिद्धांत दिया? आबू यज्ञ से उत्पत्ति का सिद्धांत और अग्निवंशीय इन्होंने बताया। और इन्होंने राजपूतों की 36 शाखाओं का उल्लेख, मतलब 36 राजवंशों का इन्होंने क्या किया? उल्लेख किया। फिर नेक्स्ट है नयचंद सूरी। कौन है? नयचंद सूरी। और नयचंद सूरी ने बताया कि राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई?
ऐसे आ जाए कि नयचंद सूरी ने राजपूतों की उत्पत्ति किससे जोड़ी, तो इन्होंने नयचंद सूरी ने राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में क्या कहा कि राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई है, सूर्य से हुई है। चंद्रबरदाई ने से तो अग्निकुंड से बता दी, नयचंद सूरी ने किससे बताई, सूर्य से बताई कि सूर्य से उत्पत्ति हुई, इसलिए राजपूत क्या कहलाए, सूर्यवंशी कहलाए। क्या कहलाए, राजपूत सूर्यवंशी। फिर नेक्स्ट है सीवी वैद। सीवी वैद, सीवी वैद ने राजपूतों की उत्पत्ति किससे बताई, विशुद्ध भारतीयों से, मतलब विदेशियों से उत्पत्ति दी। किसने, सीवी वैद ने। फिर नेक्स्ट है कर्नल जेम्स टॉड। तो कर्नल जेम्स टॉड भी जाहिर सी बात है कि विदेशी था, तो उसने भी विदेशियों से राजपूतों की उत्पत्ति बताई और उसने शक, हुण, कुषाण जाति से राजपूतों का संबंध बताया, क्योंकि शक, हुण, कुषाण के जो कार्य थे वो इनसे राजपूतों से मिलते थे, इसलिए उन्होंने राजपूतों की उत्पत्ति किससे बता दी, शक, हुण और कुषाणों से, कुषाण, सीथियन, इनसे बता दी। फिर नेक्स्ट है डॉक्टर वी.ए. स्मिथ। डॉक्टर वी.ए. स्मिथ, इन्होंने राजपूतों की उत्पत्ति किससे बताई, इन्होंने राजपूतों को हुणों की संतान कहा। वी.ए. स्मिथ ने क्या कहा कि राजपूत है जिनकी उत्पत्ति किससे हुई, हुण जाति से हुई, क्योंकि हुण भी सूर्य को पवित्र मानते थे, यज्ञ करते, मतलब इस तरीके से उन्होंने जोड़कर हुणों से उत्पत्ति, मतलब एक तरीके से हुण भी युद्ध करने में निपुण थे, तो इस तरीके से, और हुण भी शराब का, मदिरा का इनका सेवन करते थे, राजपूत भी करते थे, तो इस तरीके से इन्होंने हुण से बता दी। फिर नेक्स्ट है गौरी शंकर हीराचंद ओझा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति किससे बताई, वैदिक आर्यों से। उन्होंने कहा कि जो वैदिक काल में जो आर्य थे, मतलब यहाँ के मूल निवासी माना, यहाँ के निवासी माना उन्होंने, आर्यों से ही माना, और उन्होंने कहा कि जो आर्य थे वो सूर्य को पवित्र मानते थे, उसकी प्रकृति की पूजा करते थे, शस्त्रों की पूजा करते थे, अश्व को की पूजा करते थे, घोड़े की पूजा करते थे, उसी प्रकार राजपूत भी ये सारे कार्य करते थे। इसलिए गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों को किसकी संतान बता दिया, वैदिक आर्यों की संतान बता दिया। फिर नेक्स्ट है ए कन्निंघम। तो कन्निंघम है, इन्होंने राजपूतों की उत्पत्ति किससे मानी, इन्होंने कुषाण जाति को बता दिया। उन्होंने किसको आधार माना, ब्रोंस गुर्जर नामक एक ताम्र लेख था, उस लेख के आधार पर उन्होंने राजपूतों की उत्पत्ति किससे बता दी, कुषाणों से, कि कुषाणों से राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। फिर नेक्स्ट है डॉक्टर भंडारकर। डॉक्टर भंडारकर, तो डॉक्टर भंडारकर ने राजपूतों की उत्पत्ति किससे बता दी, ब्राह्मणों से। भंडारकर ने क्या कहा कि जो राजपूत है, राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई, ब्राह्मणों से हुई। फिर नेक्स्ट है गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन कब से कब तक माना जाता है, 6वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक रहा। कब से, 6वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक रहा। प्रारंभ में गुर्जर प्रतिहारों की शक्ति का प्रमुख केंद्र कहाँ था, मारवाड़, मंडोर और जालोर का क्षेत्र था गुर्जर प्रतिहारों की शक्ति का मुख्य केंद्र, और इसमें भीनमाल का क्षेत्र भी शामिल था। बाद में प्रतिहारों ने उज्जैन तथा कन्नौज को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया। किसे बनाया बाद में प्रतिहारों ने, धीरे धीरे उज्जैन को और कन्नौज को अपनी शक्ति का प्रमुख केंद्र बनाया। विदेशी यात्री सुलेमान ने गुर्जर प्रतिहारों राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख भी किया। किसने किया, विदेशी जो यात्री थे सुलेमान, उन्होंने। और प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख राजपुरुष आता है। जो प्रतिहारों के शिलालेख थे उनमें पदाधिकारी थे, उनका जो उल्लेख है वो राजपुरुष के रूप में आता है। इतिहासकार आर.सी. मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने 6वीं शताब्दी से
12वीं शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों का प्रतिरोध किया। मतलब एक तरीके से उन्होंने अरबों को आगे नहीं बढ़ने दिया और अरब आक्रमणकारियों की शक्ति का क्या किया, दृढ़ता से प्रतिरोध किया। राजस्थान के गुर्जर प्रतिहार वंश ने लगभग, राजस्थान में जो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे उन्होंने लगभग 200 वर्ष तक अरब आक्रमणकारियों को राजस्थान में घुसने नहीं दिया और 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में प्रतिहार वंश का क्या रहा, वर्चस्व रहा, जब तक अरबों को राजस्थान में उन्होंने घुसने नहीं दिया। प्रतिहार शब्द का प्रयोग मंडोर के प्रतिहार जाति के लिए, मंडोर में जो प्रतिहार थे, प्रतिहार जाति, उसके लिए हुआ था। और प्रतिहार अपने आप को भगवान राम के जो भाई लक्ष्मण है उनके वंश से संबंधित मानते हैं, मतलब भगवान राम के वंश से संबंधित मानते हैं और अपने आप को भगवान राम के जो भाई लक्ष्मण थे उनका वंशज मानते हैं। और ये प्रतिहार शब्द का के इसलिए इस्तेमाल करते थे क्योंकि जो लक्ष्मण जी थे उन्होंने भगवान राम की एक तरीके से प्रतिहार के रूप में सेवा की थी, हमेशा प्रतिहार की तरह, मतलब हमेशा साथ रहते थे। तो ये धीरे धीरे क्या कहलाए, प्रतिहार कहलाए। और गुर्जर प्रतिहार इसलिए कहलाए क्योंकि ये गुर्जरातरा क्षेत्र पर इनका अधिकार था और गुर्जर और प्रतिहार दोनों मिलकर हो गए, गुर्जरातरा क्षेत्र और प्रतिहार दोनों को मिलाकर गुर्जर प्रतिहार बन गया। तो इस तरीके से ये गुर्जर प्रतिहार कहलाए। मुनोत नैन्सी ने गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया है। कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है? 26 शाखाओं का उल्लेख किया है। इन 26 शाखाओं में से सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण जो शाखा थी वह थी मंडोर के गुर्जर प्रतिहार, मंडोर शाखा और मंडोर के गुर्जर प्रतिहार। तो मंडोर शाखा सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती थी और सबसे प्राचीन मानी जाती थी। तो मंडोर के जो गुर्जर प्रतिहार थे, मंडोर के गुर्जर प्रतिहार, तो मंडोर के गुर्जर प्रतिहारों में सर्वप्रथम कौन है? हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र के जोधपुर के घटियाला शिलालेख के अनुसार 6ठी शताब्दी से के द्वितीय चरण में हरिश्चंद्र नामक के एक विद्वान ब्राह्मण ने इस, जिसे रोहिल्लादित्य भी कहा जाता था, क्या कहा जाता था? रोहिल्दी भी कहा जाता था, उसने हरिश्चंद्र ने मतलब प्रतिहार वंश की नींव रखी और इसको प्रतिहारों का आदि पुरुष, मूल पुरुष और प्रतिहारों का जो प्रतिहार वंश का संस्थापक भी माना जाता है और प्रतिहारों का मूल पुरुष भी इसी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो हरिश्चंद्र को प्रतिहारों का आ जाए एग्जाम में कि प्रतिहारों का मूल पुरुष किसे कहा जाता है, तो हरिश्चंद्र को प्रतिहारों का मूल पुरुष कहा जाता है। और इस हरिश्चंद्र के 2 पत्नियां थी, एक तो ब्राह्मण पत्नी थी और दूसरी कौन सी थी? क्षत्रिय पत्नी थी। क्षत्रिय पत्नी का नाम भद्रा था। ब्राह्मण पत्नी से उत्पन्न संतान ब्राह्मण प्रतिहार और क्षत्रिय पत्नी से उत्पन्न संतान क्या कहलाई? क्षत्रिय प्रतिहार कहलाई। और इनकी जो क्षत्रिय पत्नी थी, इनसे 4 पुत्र उत्पन्न हुए इनके, वो थे भोगभट्ट, कद्दक, रज्जिल व दह। क्या कौन कौन? भोगभट्ट, कद्दक, रज्जिल व दह। ये 4 पुत्र कौन सी पत्नी से उत्पन्न हुए? क्षत्रिय पत्नी से उत्पन्न हुए। इन चारों ने मिलकर मांडवपुर को जीता और मंडोर के चारों ओर जो प्राचीर मतलब दीवार का निर्माण करवाया। गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य की स्थापना की, मतलब इस तरीके से इन्होंने ढंग से गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की। मंडोर के प्रतिहारों को क्षत्रिय प्रतिहार माना जाता है। कौन से प्रतिहार माना जाता है? क्षत्रिय प्रतिहार माना जाता है क्योंकि ये क्षत्रिय पत्नी से उत्पन्न हुए थे। रज्जिल, हरिश्चंद्र के बाद मंडोर की वंशावली उसके तीसरे पुत्र रज्जिल से प्रारंभ होती है। मतलब हरिश्चंद्र के बाद कौन शासक बना? रज्जिल। रज्जिल इसका तीसरा पुत्र था और इससे जो प्रतिहार थे उनकी वंशावली का प्रारंभ होता है। 560 ईस्वी में रज्जिल ने प्रतिहार राजवंश की स्थापना करते हुए
मतलब 560 ईस्वी में रज्जिल ने प्रतिहार राजवंश की स्थापना की और अपने राज्य की राजधानी मंडोर मतलब जोधपुर के आसपास के क्षेत्र को बनाया। मंडोर को क्या बनाया इसने? राजधानी बनाया। और मंडोर को राजधानी बनाकर इसने क्या किया? रज्जिल ने इसने राजसूय यज्ञ किया। रज्जिल के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? नरभट्ट। कौन हुआ रज्जिल के बाद उत्तराधिकारी? नरभट्ट हुआ, जिसने पिल्लापल्ली की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? पिल्लापल्ली की उपाधि धारण की। और जिसका अर्थ होता था, पिल्लापल्ली का अर्थ ब्राह्मणों और गुरुओं को संरक्षण प्रदान करने वाला, मतलब इनको सुरक्षा देने वाला, ब्राह्मणों और गुरुओं की सुरक्षा देने वाला। इसकी उपाधि इसने किसने धारण की? नरभट्ट ने। नरभट्ट ने रोहिणकूप नगर में विष्णु मंदिर बनाया, मतलब संभवतः घटियाला में विष्णु मंदिर का निर्माण भी करवाया। इसके पश्चात कौन बना? नागभट्ट प्रथम। इसके पश्चात शासक बना नागभट्ट प्रथम, फिर यशोवर्धन, सिलुक और कक, ये बने। कक बने और उसके बाद बाउक, फिर कैकुक आदि यहाँ के शासक बने। फिर कौन बना? कक्कुक भी यहाँ का शासक बना। इसी के साथ मंडोर के जो प्रतिहार थे उसकी क्लास पूरी हुई। नेक्स्ट क्लास में हम भीनमाल व जालोर के प्रतिहारों के बारे में पढ़ेंगे। क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।